हेलो दोस्तों, मैं पवन वार्ष्णेय स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू जुडिशरी के चैनल पर। आप सभी बच्चों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मरने मरने का अधिकार, राइट टू डाई, है ना। तो राइट टू डाई का क्या इतिहास है, क्या इसका करंट स्टेटस है, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। क्लियर। तो देखो, अगर हम जब राइट टू डाई की बात करते हैं तो राइट टू डाई का जो इतिहास है, राइट टू डाई का, ठीक है, इसके लिए सबसे मतलब जो पहला केस तो नहीं कहेंगे, पहला केस तो कोई और था, बट जो सबसे फेमस एक केस था जिसमें ये ज्यादा इसे एम्फेसाइज किया गया, वो था पी रत्नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे पास पहले जो आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड, उसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 309, जो अटेम्प्ट टू सुसाइड को क्या करता था, पनिशेबल करता था, इसे पनिशेबल बनाता था। मतलब अगर कोई सुसाइड करने का अटेम्प्ट करता है और वो मरने से बच जाता है तो उसे सुसाइड के अटेम्प्ट करने के लिए पनिश किया जाता था। ये हमारा सेक्शन 309 आईपीसी कहता था। ठीक है, तो इस 309 ऑफ आईपीसी को क्या करा, इसमें चैलेंज कर दिया। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया कि साहब ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। क्योंकि हमने कहा कि साहब, जब हम आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें राइट टू लाइफ हम लोग पढ़ते हैं, राइट टू लाइफ। और इनका कहना था कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड राइट टू डाई। मतलब राइट टू जो जो हमारा जीने का अधिकार है, वो मरने का अधिकार भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। जब हमें जीने का अधिकार है तो ना जीने का अधिकार भी होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक केस हुआ था बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केरला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू स्पीक ऑल्सो इंक्लूड राइट नॉट टू स्पीक, है ना। राइट टू स्पीक इंक्लूड्स राइट टू साइलेंट एज वेल। मतलब अगर आपको बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है बोलना, तो चुप रहना भी हमारा अधिकार होना चाहिए। क्योंकि जिस चीज का पॉजिटिव हमारे पास है, अगर किसी चीज का पॉजिटिव हमें दिया जा रहा है तो उसका नेगेटिव ऑटोमेटिकली हमें दिया जाएगा। क्लियर। तो वो क्या है, ये एक फ्रीडम ऑफ वो राइट टू जो स्पीच है, राइट टू स्पीच है, डेट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट नॉट टू स्पीक। बिल्कुल उसी की थ्योरी पे बेस्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल उसी की थ्योरी पे बेस्ड अगर हमारे पास क्या है, राइट टू लाइफ है, तो इसका नेगेटिव भी हमारे पास होना चाहिए। राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड राइट टू डाई। तो इस जो केस था बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, क्लियर। इस केस की रीजनिंग को इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए कहा कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई। मतलब हमें अगर जीने का अधिकार है तो हमें मरने का भी अधिकार रहेगा। और इसी रीजनिंग के साथ ये जो 309 है, वो इस केस में क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। अब कह दिया गया कि साहब अगर जीने का अधिकार है तो मरने का भी अधिकार उसमें क्या होगा, शामिल होगा। और 309 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे आईपीसी से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। क्लियर। फिर आगे चलता रहा, है ना। ये तो क्या था, ये तो अब बात है 1994 की, पी रत्नाम की। क्लियर। फिर 2 साल बाद दोबारा से एक केस आया, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें फिर से ये 1996 में आया, 1996 सुप्रीम कोर्ट, वो 1994 का था। इस ज्ञान कौर में फिर से यही क्वेश्चन उठा कि जो राइट टू लाइफ है, ये राइट टू डाई इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि इससे पहले जो हमारा पी रत्नाम केस था, पी रत्नाम में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई। क्लियर। इसमें यह क्वेश्चन दोबारा से उठा कि क्या ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत शानदार इंटरप्रिटेशन दिया। उसने कहा कि पी रत्नाम में सुप्रीम कोर्ट ने यह रीजनिंग दी है कि जैसे राइट टू स्पीच ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू साइलेंस। क्लियर।
इसी रीजनिंग को लगाते हुए उसने क्या करा है, राइट टू लाइफ को राइट टू मतलब राइट टू लाइफ भी राइट टू डाई को इंक्लूड करेगा, है ना। उसने क्या किया कि राइट टू स्पीच को, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को राइट टू लाइफ से क्या किया है, कंपेयर किया है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ज्ञान कौर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि राइट टू लाइफ एक ऐसा लाइफ है जो पर से एग्जिस्ट करता है एक ह्यूमन में। अगर 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 किसी ने अगर किसी ने बर्थ लिया है, क्लियर, अगर इस दुनिया में किसी ने बर्थ लिया है तो जीना उसका क्या है, ये उसका जीना, उसका अधिकार उसकी एग्जिस्टेंस से है, क्लियर। वो एग्जिस्ट करता है, इस वजह से उस पर अधिकार है जीने का। हमें हमें लाइफ किसी ने दी नहीं है ना, हमें किसी ने लाइफ दी नहीं है, क्लियर। सरकार हमें लाइफ देती नहीं है, कि साहब सरकार हमें लाइफ दे रही है तो वो छीन भी सकती है, क्लियर। ये तो हमें अपने एग्जिस्टेंस की वजह से मिल रहा है। राइट टू लाइफ हमें एग्जिस्टेंस की वजह से मिल रहा है, हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से, इस एग्जिस्टेंस की वजह से हमारे ऊपर क्या, हमारे अंदर क्या लाइफ है। ये सांसें स्टेट हमें नहीं दे रही। तो उन्होंने कहा कि राइट टू स्पीच तो हमें क्या कर रहा है, राइट टू स्पीच तो हमें स्टेट देता है, ये एक फ्रीडम है। ये क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्शन। ये क्या है, ये एक फ्रीडम ऑफ एक्शन है। और अगर कोई फ्रीडम एक्शन का मतलब कुछ करने की आजादी अगर स्टेट हमें देती है, उसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्शन, क्लियर। तो अगर कोई हमें फ्रीडम ऑफ एक्शन देता है, क्लियर, कोई हमें फ्रीडम ऑफ एक्शन देता है, तो फ्रीडम ऑफ एक्शन के साथ साथ फ्रीडम नॉट टू डू एनीथिंग भी हमारे पास ऑटोमेटिकली इसके साथ आ जाता है। मतलब अगर किसी की पॉजिटिव चीज हमें दी जा रही है तो उसकी नेगेटिव भी उसके साथ हमारे पास ऑटोमेटिकली आएगी। इस वजह से राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड राइट टू साइलेंस। बट इट इज नॉट अ फ्रीडम ऑफ एक्शन, ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है। ये स्टेट हमें प्रोवाइड नहीं करा रहा कि साहब ये अगर कोई एक राइट प्रोवाइड करा रहा है तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपके पास आएगा, नहीं। ये राइट टू लाइफ ये हमें कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा, ये तो हमें अपना ह्यूमन एग्जिस्टेंस की वजह से ये अधिकार हर प्राणी के अंदर ऑटोमेटिकली होता है, क्लियर। तो राइट टू लाइफ क्या है, राइट टू लाइफ इज नॉट अ फ्रीडम ऑफ एक्शन, क्लियर। राइट टू लाइफ इज नॉट अ फ्रीडम ऑफ एक्शन। ये तो ऐसा राइट है जो पर से एग्जिस्ट करता है किसी भी ह्यूमन में, क्योंकि वो इस दुनिया में पैदा हुआ है, वो इस दुनिया में आया है इसकी वजह से, क्लियर। तो राइट टू लाइफ को आप राइट टू स्पीच से कंपेयर नहीं कर सकते। तो जैसे राइट टू स्पीच राइट टू साइलेंस को इंक्लूड करता है, ये आपने कह दिया, क्लियर, क्योंकि पॉजिटिव चीज की नेगेटिव चीज भी ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। बट ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है जो हमें स्टेट प्रोवाइड करे, क्लियर। तो स्टेट अगर ये अलाउ नहीं कर सकती तो राइट टू डाई भी नहीं कर सकती, क्लियर। अगर राइट टू लाइफ अलाउ नहीं कर सकती तो स्टेट पे कोई ऐसा, या कोर्ट पे कोई ऐसा वो नहीं है कि राइट टू डाई वो अलाउड कर दे, क्लियर। तो इसने कहा कि राइट टू लाइफ क्या है, ये तो एक पर से राइट है, क्लियर। ये फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है, ये स्टेट का दिया हुआ चीज नहीं है जिसका नेगेटिव भी होगा, तो इसका कोई भी नेगेटिव नहीं है। और कहा कि साहब राइट टू लाइफ जो होगा दैट डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, क्लियर। और राइट टू डाई, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं होगा, क्लियर। इस वजह से जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है, अटेम्प्ट टू सुसाइड, क्लियर, मतलब 309 ऑफ आईपीसी ये क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा। और कोई अपनी जान लेने का प्रयास करता है तो वो आईपीसी के तहत क्या होगा, पनिशेबल होगा, दंडनीय होगा, क्लियर। क्लियर, मैंने बताया लाइफ इज नॉट अ फ्रीडम ऑफ एक्शन, देयरफॉर इट कैन नॉट बी सेड टू बी इंक्लूडिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑल्सो, क्लियर। तो राइट टू लाइफ अपने नेगेटिव को अपने अंदर इंक्लूड नहीं करेगा, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ साइलेंस को इंक्लूड करता है, क्लियर। तो ये रीजनिंग दी, मतलब पी रत्नाम में तो इन दोनों को कंपेयर कर दिया था कि सर जब इसका नेगेटिव है तो इसका भी होगा इसके अंदर नेगेटिव। बट ज्ञान कौर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच से आप राइट टू लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते, तो एक फ्रीडम ऑफ एक्शन है जो स्टेट ने आपको प्रोवाइड कराया है, ये स्टेट आपको नहीं दे रही, ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं है, ये तो पर से राइट है जो आपके अंदर आपके होने की वजह से एग्जिस्ट करता है, क्लियर। तो ज्ञान कौर में सिंपल इसे क्या कर दिया, 309 को कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया कि साहब नहीं,
ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, और कोई अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड करेगा तो वो 309 के तहत क्या रहेगा, पनिशेबल रहेगा। क्लियर। चलो अब 1996 में ज्ञान कौर में हमारे पास अब क्या आ गया कि राइट टू लाइफ जो होगा डेट डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। क्लियर, मतलब अभी तक 309 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगला केस इसमें आया अरुणा शॉनबॉग, अरुणा शॉनबॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हुआ, हमने पार्शियली अलाउ कर दिया, हमने क्या करा, राइट टू डाई पार्शियली अलाउ कर दिया, पूरी तरह से तो नहीं किया बट पार्शियली अलाउ कर दिया। कैसे, इसमें हमने कवर किया यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट, यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट। यूथनेशिया क्या है, एक टाइप ऑफ मर्सी किलिंग। अब हमने कहा कि मर्सी किलिंग का मतलब क्या है कि मान लो मैं परेशान हूं, मैं बोल रहा हूं कि यार मुझे मार दो, जो है मैं अब इस जीवन में इस जीवन को जीना नहीं चाहता, मैं परेशान हो गया हूं, आप क्या करो, मुझे मार दो। क्लियर, या मैं मरना चाहता हूं, तो डेट इज यूथनेशिया, जब आप खुद खुद क्या है, मरना चाहो और कोई आपको मार दे आपकी परेशानी की वजह से, इसे हम मर्सी किलिंग भी बोलते हैं। तो ये जो यूथनेशिया है, ये जो यूथनेशिया है, ये यूथनेशिया दो तरह से होता है, एक्टिव यूथनेशिया है ना, और पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया का मतलब होता है कि कोई आपको कोई लीथल इंजेक्शन देके, है ना, या फिर मान लो आपको कोई शूट कर रहा है, दैट इज एक्टिव, कोई आपको एक्टिवली क्या करे, कुछ करके आपको मार दे। क्लियर। अब ये एक्टिव यूथनेशिया विद कंसेंट भी हो सकता है और विदाउट कंसेंट भी हो सकता है। दोनों ही केस में ये क्या रहेगा, दोनों ही केस में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, दोनों ही केस में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब इसे तो किसी भी तरह से कोई भी अलाउ नहीं कर सकता, किसे, एक्टिव यूथनेशिया को, कि कोई 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 एक्ट करके आपको क्या करे, एक्टिवली डेथ कॉज कर दे आपकी। पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है कि मान लो आप किसी लाइफ सपोर्ट पर जीवित हो, मतलब अगर वो लाइफ सपोर्ट हटा दिया गया तो आप क्या करोगे, आप मर जाओगे। जैसे आपने सुना होगा वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटर क्या है, एक आर्टिफिशियल सिस्टम उससे बॉडी रन कराता है ना। तो आपका जो जीवन है वो किस पर बेस्ड है, वो उस आर्टिफिशियल मशीन पे बेस्ड है। क्लियर। तो वेंटिलेटर क्या है, वेंटिलेटर बंद कर दो तो ऑटोमेटिक आप क्या कर जाओगे, मर जाओगे। तो पैसिव यूथनेशिया क्या होता है कि आपका मान लो जीवन किसी लाइफ सपोर्ट पर क्या है, डिपेंड है, उस चीज को अगर हटा दिया जाए, क्लियर, तो आप क्या करोगे, आपकी डेथ कॉज हो जाएगी। तो पैसिव यूथनेशिया उसे बोलते हैं। ये भी कैसा हो सकता है, विद कंसेंट भी हो सकता है और विदाउट कंसेंट भी हो सकता है। तो बिना पूछे अगर आप लाइफ सपोर्ट किसी का हटा देते हो, है ना, विदाउट कंसेंट उसका लाइफ सपोर्ट हटा देते हो, तो भी ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्लियर। बट पैसिव यूथनेशिया अगर विद कंसेंट से किया जाए तो ये क्या हो सकता है, लीगल हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, वैलिड हो सकता है। क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरुणा शॉनबॉग में, क्योंकि यहां पर जो विक्टिम था, मतलब वो था, मतलब एक एक नर्स थी जो बहुत 20 साल से क्या थी, वेंटिलेटर पे थी, वेजिटेटिव स्टेट में थी, ना खा पाती थी, ना अपने आप उठ पाती थी, बैठ पाती थी। तो उनकी परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसे पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है। तो यूथनेशिया में, अरुणा शॉनबर्ग में कहा कि यूथनेशिया में अगर पैसिव यूथनेशिया है, पैसिव यूथनेशिया भी कैसे, विद कंसेंट दिया जा रहा है, तो हम उस सर्कमस्टेंस को कंसीडर करके इसको हम क्या मान सकते हैं, वैलिड मान सकते हैं। बट इसके लिए भी बहुत सारा प्रोसीजर क्या करा, बहुत ज्यादा प्रोसीजर लेट डाउन कर दिया कि आपको पहले ये करना है, डॉक्टर की रिपोर्ट लगवानी है, डॉक्टर की रिपोर्ट, फिर उस पर कमेटी बैठेगी, अगर वो ऐसा मानती है कि हाँ ठीक है ये परेशान है, इसे मार देना चाहिए, या इसकी कंसेंट है पैसिव यूथनेशिया में, तो क्या कर देना चाहिए, तो इसकी जान ले लेनी चाहिए, वो इसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन को पैसिव यूथनेशिया दे सकते हो। क्लियर। बट आप एक बात बताओ, मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो 20 साल से वेंटिलेटर पे है, तो उसकी कंसेंट आप लोगे कैसे, ना वो किसी की सुन पा रहा, ना बोल पा रहा, ना मतलब किसी को रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा भाई, क्योंकि ऐसा ऐसा भी हो सकता है।
क्लियर भाई? ऐसा भी हो सकता है कि आप रेस्पॉन्स कर पा रहे हो, आपका ब्रेन एक्टिव है, आप बोल पा रहे हो, बट हाथ पैर से बेकार हो, तो उसमें तो आप कंसेंट दे दोगे। बट अगर कोई पूरी तरह से, अगर वेंटिलेटर पे कोई पूरी तरह से कोमा में है, मान लो 20 साल से कोई कोमा में है जो रेस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहा, क्लियर, बट तो कैसे आप उसकी कंसेंट लोगे पैसिव यूथनेशिया में? क्योंकि भाई वो तो एक तरह से मरा हुआ इंसान है ना, उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली परेशान हो रही है, सब परेशान हो रहे हैं, वो खुद परेशान हो रहा है। तो वेल विशर यही चाहते हैं कि साहब ये ज्यादा परेशान ना हो, 20 साल निकल गए हैं, कोई ना सही हो रहा ना सही होने की उम्मीद, तो ऐसे में उसकी कंसेंट कैसे लोगे? तो इस सरकमस्टेंस को देखने के लिए, सरकमस्टेंस से लड़ने के लिए हमने एक और कॉमन कॉज में इस पे बात करी। एक केस आया कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए जिसका नाम है लिविंग विल। लिविंग विल, अब होगा क्या लिविंग विल में? क्या होगा लिविंग विल में? कोई पर्सन है वो अपने जीते जी क्या कर जाएगा, विल कर जाएगा कि साहब अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि मैं बहुत टाइम तक वेजिटेटिव स्टेट में रहूं, या मैं 10 साल से कोमा में हूं और मैं सही नहीं हो पा रहा, और मैं आगे मेरे सही होने की उम्मीद भी ना हो, तो 10 साल बाद मुझे क्या कर दिया जाए, मुझे पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाए। तो इसमें होगा क्या कि अगर कोई कोमा में चला जाता है या फिर कोई वेजिटेटिव स्टेट पे है, वेंटिलेटर पे है, जो एक लंबे समय से जो है लंबे समय से उसी पे डिपेंडेंट है, लाइफ सपोर्ट पे, तो और वो कंसेंट नहीं दे सकता, तो उस जगह पर उसकी लिविंग विल काम आएगी जो उसने जीते जी बना दी है। तो कॉमन कॉज में इस चीज का भी निवारण कर दिया गया, कॉमन कॉज में लिविंग विल का कॉन्सेप्ट लेके आया गया, जो लिविंग विल आप किसके लिए दे सकते हो? केवल पैसिव यूथनेशिया के लिए दे सकते हो, पैसिव यूथनेशिया। क्लियर? तो इस केस के साथ हमने कह दिया कि साहब क्या राइट टू लाइफ, राइट टू डाई इंक्लूड करता है? वैसे तो जनरल लॉ इस पे क्या था कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ठीक है, बट केवल पैसिव यूथनेशिया के कंटेक्स्ट में राइट टू लाइफ जो होगा वो राइट टू डाई को क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, बट अभी जब पुराने आईपीसी को हटा के जब भारतीय न्याय संहिता लाया गया है, तो भारतीय न्याय संहिता में सुसाइड और अटेम्प्ट टू सुसाइड को पूरी तरह से मतलब भारतीय न्याय संहिता से हटा दिया गया है, मतलब रिपील कर दिया गया है। क्लियर? बाकी अबेटमेंट अब भी पनिशेबल है सुसाइड का, किसी को आप उकसाते हो सुसाइड करने के लिए तो वो भी पनिशेबल है अगर वो सुसाइड कर लेता है आपके उकसाने पर। बट अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो उसे, और वो बच जाता है, तो अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए उसे क्या नहीं करा जाएगा, पनिशेबल नहीं किया जाएगा। जो पहले आईपीसी में 309 बताता था कि साहब पनिशेबिलिटी उसकी, वो आज रिपील हो चुका है भारतीय न्याय संहिता में। अटेम्प्ट टू सुसाइड या सुसाइड अब नहीं रहा। क्लियर? तो ये क्या था, ये इवोल्यूशन था राइट टू डाई का, या मरने के अधिकार का, कि मरने के अधिकार पे बहुत लोगों ने जंग लड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, और धीरे धीरे वो कहां तक कहानी लेके आए थे, पैसिव यूथनेशिया तक कहानी लेके आए थे, कि पैसिव यूथनेशिया अलाउ बाद में होने लगा था, बट सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। क्लियर? तो आज आप अगर सुसाइड कर रहे हो, सुसाइड करने से बच जाते हो, तो अब वो पनिशेबल नहीं है। क्लियर? और अगर रही बात मर्सी किलिंग की, तो मर्सी किलिंग में आपको पता है पैसिव यूथनेशिया केवल क्या है, वैलिड है। ठीक है, और किसी भी तरह का एक्टिव यूथनेशिया वैलिड अभी हमारे देश में नहीं है। क्लियर? आज के उसमें आज की क्लास में यही था। कल फिर से 10 बजे मुलाकात होगी, 10 बजे कल मैं नए टॉपिक के साथ लेके आऊंगा। ठीक है, और वो टॉपिक रहेगा इंडियन सेक्युलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। ठीक है, जो इंडिया में हमें सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है और वेस्टर्न में जो सेक्युलरिज्म रहा है, ठीक है, उसमें क्या अंतर है, या क्या समानताएं हैं, या क्या डिफरेंसेस हैं, इस पे कल हम बात करेंगे। ठीक, और एक और बात बता दूं, क्योंकि दिवाली ऑफर चल रहा है 3 नवंबर तक, तो ये जो जुडिशरी नीव 2.0 फाउंडेशन बैच है, ठीक है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की कॉम्प्रहेंसिवली तैयारी हम लोग कराते हैं, और इसमें सारे मेजर लॉ, सारे माइनर लॉ, लैंग्वेज, जीके, जीएस, सभी सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रहेंसिवली कवर कराया जाता है। इसके साथ 15 स्टेट के लोकल लॉ आपको इसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं, साथ में 110 नोट्स, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्रक्स नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहती हैं। और इसके जो यूनिक फीचर है, वो यूनिक फीचर ये है कि हर जुडिशरी फाउंडेशन बैच हमारा 2.5 साल का होता है, बट ये 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये टोटल वैलिडिटी इसकी होगी 3.5 साल। दूसरी यूनिक फीचर है इसमें कि इसमें एक स्पेशल किट मिलेगी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के
आपको टेबल्स, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी आपको करके देंगे ताकि आपको कहीं ना कहीं आपकी मेहनत कम लगे। और ये मिस्टर आचमन शेखर है, जो कि हरियाणा जुडिशियल सर्विस एग्जाम में रैंक 19 से भी क्वालिफाई किए हैं, और ये आपको पर्सनल मेंटरशिप देंगे, जजमेंट राइटिंग की क्लासेस देंगे, आंसर राइटिंग की क्लासेस देंगे। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यूनिक फीचर्स हैं, और ये 3.5 साल की वैलिडिटी इसमें मिल रही है आपको। वैसे 2.5 साल की मिलती है, इसमें 1 साल एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है, और ये सब कुछ आपको 3.5 साल के लिए मिल रहा है केवल 25,999 रुपए में। और बस आपको छोटा सा काम करना है, अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाके बैच लिंक को क्लिक करना है। बैच लिंक पर क्लिक करके आप बाय नाउ पे पहुंचोगे, वहां पर कूपन कोड आपको लगाना है PV35, ठीक है, यानी कि पवन वास ने PV35 आपको लिखना है। तो ये 70,000 का बैच ऑटोमेटिकली 25,999 का हो जाएगा, और उसे आप इतने लीस्ट प्राइस में बाय कर सकते हैं। बट आपको ये करना 3 नवंबर से पहले, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय। कल मिलते हैं फिर से 10 बजे। थैंक यू सो मच।